यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। एपिसोड 100। कुछ देर तक अंजलि के वार्ड में बैठने के बाद व्योम वहां से बाहर आ गया। उसने एक नजर रेस्ट रूम की तरफ देखा जहां अध्याय सो रहा था, और फिर कुछ दूरी पर चांद के वार्ड की तरफ देखा जिसमें चांद सो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसे डर था कि अगर आधी रात को अंजलि को फिर से इस तरह से पैनिक अटैक आ गया तो उसे कौन संभालेगा। उसे इस बात का भी डर था कि अगर रात को चांद को दर्द हुआ तो उसे कौन संभालेगा। उसे इसका भी डर था कि कहीं आधी रात को अध्याय फिर से रोने लगा तो उसे कौन संभालेगा। वह इस वक्त अकेला हॉस्पिटल में था और उसे तीनों को संभालना था, क्योंकि अध्याय का माथा भी रोने की वजह से गर्म हो गया था। अध्याय बचपन से ही अपने परिवार को लेकर काफी सेंसिटिव था, हालांकि व्योम ने उसे स्ट्रांग बनाया था। व्योम ने उसे अपनी तरह ही ट्रेनिंग दिलवाई थी। वो भी बहुत स्ट्रांग था, पर इमोशनल कुछ ज्यादा ही था। व्योम कुछ देर तक सोने के बाद चांद के वार्ड में आ गया। उसने आकर देखा तो चांद खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान की तरफ देख रही थी। उसे जगा हुआ देखकर व्योम ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैंने तुमसे सोने के लिए कहा था ना। व्योम की तेज आवाज सुनकर चांद ने पलट कर देखा तो व्योम इस वक्त दरवाजे पर खड़ा होकर उसे ही घूर रहा था। चांद अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी हो गई। व्योम ने चांद के पास आकर उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैंने कहा था कि तुम्हें सोने के लिए कहा था, तो तुम सोई क्यों नहीं? क्या तुमने दवाई खा ली? चांद ने बस धीरे से अपना सिर हिला दिया। व्योम ने प्यार से कहा, तो सोई क्यों नहीं? इस तरह से यहां पर खड़ी होकर क्या देख रही हो? चांद ने व्योम की तरफ देखकर धीरे से कहा, हम देख रहे थे कि क्या चांद और आसमान का मिलन हो सकता है। चांद की बात सुनकर व्योम के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने खिड़की से बाहर देखा तो इस वक्त आसमान में चांद चमक रहा था। आसमान को जगमगाने वाला चांद था। उसने चांद को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तो सीधे सीधे कहो ना, तुम ये बोलो कि तुम्हारा और मेरा मिलन हो सकता है। क्या तुम्हें पता नहीं है, व्योम का मतलब आसमान होता है और आसमान को जगमगाने वाली चांद होती है। व्योम की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, पर हम आपकी जिंदगी को जगमगाने वाले नहीं हैं। हम तो आपकी जिंदगी में बोझ हैं ना। हम जानते हैं कि हम आपके लायक नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अमीर हैं, दिखने में भी इतने सुंदर हैं। आप अच्छी लड़की के लायक हैं, हमारे लायक नहीं। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास भूसा है। भूसा? खैर, फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं तुम्हारे दिमाग को खोलकर भूसा निकालकर थोड़ा सा दिमाग डाल देता। फिलहाल ये काम हम बाद में करेंगे, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। कहते हुए व्योम ने चांद को बेड पर लेटा दिया। चांद ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा, क्या हम घर नहीं जा रहे हैं? व्योम ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, हम कल घर जाएंगे। तुम सो जाओ, मुझे काम है, इसलिए मैं जा रहा हूं। व्योम की बात सुनकर चांद ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, आप कहां जा रहे हैं? व्योम ने धीरे से कहा, जरूरी काम है। कहते हुए उसने चांद के माथे को चूम लिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। कुछ ही देर में चांद की आंख लग चुकी थी। व्योम ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखा और फिर अपने हाथ की तरफ देखा। चांद ने मजबूती से उसके हाथ को अपने छोटे से हाथ से पकड़ा हुआ था। व्योम ने चांद के हाथ को जैसे तैसे अपने हाथों से दूर किया और बैठकर उठकर वार्ड के बाहर आ गया। उसने हल्के हाथों से दरवाजा बंद कर लिया। इस वक्त कॉरिडोर में ज्यादा बॉडीगार्ड नहीं थे, बस कुछ बॉडीगार्ड्स मौजूद थे जो कि इस वक्त अंजलि के वार्ड के बाहर खड़े थे। वह चांद के वार्ड से निकलकर सीधा अंजलि के वार्ड की तरफ आ गया। वहीं वो उनके उठते ही चांद की आंख खुल चुकी थी। उसने अपने आसपास देखा तो व्योम को ना देखकर जल्दी से उठकर बैठ गई और तेज कदमों से चलती हुई अपने वार्ड के दरवाजे के पास आ गई। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो उसका ध्यान व्योम पर गया, जो कि कॉरिडोर की एक वार्ड की तरफ जा रहा था। उसे दूसरे वार्ड में जाते हुए देखकर चांद ने खुद से कहा, वो वहां पर किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? सोचते हुए चांद को अजीब सी घबराहट होने लगी और बार बार वर्तिका का ख्याल आ रहा था। ये सोचकर कि कहीं व्योम वर्तिका से मिलने तो नहीं गया है,
चांद अपने वार्ड से बाहर आ गई। पहले के मुकाबले अब उसे कम दर्द हो रहा था, पर फिर भी उसे चलने में दिक्कत आ रही थी। उसे बाहर देखकर बॉडीगार्ड्स ने कहा, मैडम आप कहाँ जा रही हैं? चांद ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, हमें उनके पास जाना है, हमें उनसे कुछ पूछना था। कहते हुए चांद बॉडीगार्ड को छोड़कर उनके पीछे पीछे जाने लगी। व्योम ने बॉडीगार्ड को ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि चांद को अंजलि के वार्ड की तरफ नहीं आने देना है, इसलिए उन लोगों ने चांद को नहीं रोका। वैसे भी चांद उनके किंग की वाइफ थी और उनकी क्वीन थी, उनकी कैसे हिम्मत हो सकती थी कि वो अपनी क्वीन को रोक सके। चांद धीमे कदमों से चलती हुई अंजलि के वार्ड के पास आकर खड़ी हो गई। उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसकी आंखों में घबराहट की वजह से आंसू भी आ गए थे। उसने धीरे से अंदर देखा तो वो इस वक्त किसी का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। उसे इस तरह से किसी का हाथ पकड़कर बैठा हुआ देखकर चांद की आंखों से और तेजी से आंसू निकलने लगे। उसे अंजलि का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बस यह नजर आ रहा था कि व्योम किसी लड़की का हाथ पकड़कर बैठा हुआ है और उसे लड़की की हथेली को चूम रहा है। ये देखते ही चांद खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। चांद के चीखने की आवाज सुनकर व्योम, जो कि अंजलि के चेहरे को देख रहा था, जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसने खुद से कहा, ये तो चांद की आवाज है, और उसकी आवाज यहाँ कहते हुए वो दौड़ता हुआ वार्ड के दरवाजे के पास आ गया। बॉडीगार्ड ने भी चांद को गिरते हुए देख लिया था, इसलिए वह भी दौड़ते हुए वहां पर आ गए थे। उनके वहां पहुंचने से पहले ही व्योम दरवाजा खोल चुका था। दरवाजा खोलते ही उसका ध्यान दरवाजे के सामने गिरी हुई चांद पर गया, जो कि अपने हाथ को देखकर रो रही थी। वीक ट्रिप की वजह से उसका हाथ सज चुका था और नीचे गिरने की वजह से उसे हाथ में चोट लगी थी। चांद को इस तरह से गिरा हुआ देखकर व्योम ने जल्दी से नीचे झुककर उसे उठाते हुए कहा, तुम तो सो गई थी ना, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और यह चोट कैसे लगी? कहते हुए व्योम चांद के हाथ को सहलाने लगा। चांद ने रोते हुए कहा, आप यहाँ पर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आए हैं ना? क्या यही है आपका जरूरी काम? चांद की बात सुनकर व्योम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। चांद ने सिसकते हुए कहा, हमने कहा था ना कि हम आपके लायक नहीं हैं, तो हमें छोड़ दीजिए। आप क्यों हमारी परवाह करने का दिखावा करते हैं? हमें कोई जरूरत नहीं है आपके परिवार की। आपको जिसके साथ रहना है आप रह सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जैसी बोझ को बर्दाश्त करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। हम तो आपके लायक भी नहीं हैं। चांद ने इतना कहा ही था कि व्योम ने गुस्से से चांद को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना चाहता तो तुम इस वक्त इस अस्पताल में मेरी बाहों में नहीं होती। व्योम अग्निहोत्री किसी पर हमदर्दी नहीं दिखाता है, समझ आ गया तुम्हें? इसलिए अपनी बकवास बंद करो। व्योम के गुस्से भरी आवाज सुनकर चांद ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। व्योम ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी किसी लवर से मिलने के लिए आया हूँ, है ना? अरे हाँ, क्या कहते तुम्हारी लैंग्वेज में प्रेमिका? तो चलो तुम्हें दिखाता हूँ मेरी प्रेमिका। चांद को खींचता हुआ व्योम अंजलि के वार्ड की तरफ ले आया। व्योम के इस तरह के व्यवहार से चांद घबरा गई, क्योंकि वो काफी गुस्से में लग रहा था। उसने चांद के हाथ को पकड़ा था जिस पर उसे दर्द हो रहा था, और उसे खींचते हुए अंजलि के वार्ड में लेकर आ गया था। अंदर आते ही चांद ने रोते हुए कहा, छोड़िए, दर्द हो रहा है। कहते हुए चुप हो गई। उसका ध्यान बेड पर बेजान सी पड़ी हुई अंजलि पर गया। अंजलि को देखते ही चांद ने हैरानी से कहा, अंजलि दीदी, ये यहाँ पर क्या कर रही हैं? चांद की बात सुनकर व्योम ने गुस्से से कहा, यह मेरी बहन है। बहन क्या होती है पता है ना तुम्हें? मैं यहाँ पर अपनी किसी प्रेमिका के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहन के लिए हूँ। चांद ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा, इनको हुआ क्या है? कहते हुए चांद का ध्यान अंजलि के चेहरे के घाव पर गया। उसके गालों पर अभी भी उंगलियों के निशान, नाखून के निशान और काटने के निशान नजर आ रहे थे। अंजलि की हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि उसकी स्थिति कितनी गंभीर है, लेकिन चांद को समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि यहाँ पर क्या कर रही है। व्योम ने अंजलि की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वह खुद को गिल्टी महसूस कर रहा था कि उसने अंजलि की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बॉडीगार्ड्स क्यों नहीं रखे। अगर बॉडीगार्ड्स ने सही से अपना काम किया होता तो अंजलि के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। व्योम दोबारा अंजलि के बगल में रखे हुए बेंच पर बैठ गया। उसने अंजलि के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, जबरदस्ती की गई है इसके साथ। कहते हुए व्योम ने अंजलि की हथेली को चूम लिया। अंजलि को होश नहीं आया था। व्योम की बात सुनकर चांद के कदम डगमगाने लगे, लेकिन उसने खुद को बेंच के सहारे से संभालकर हैरानी से पूछा, क्या कहा आपने?
चांद के सवाल पर इस बार व्योम ने कुछ नहीं कहा। चांद ने व्योम के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था। अंजलि उसकी छोटी बहन थी और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर उसे तकलीफ कैसे न होती। चांद भी आकर अंजलि के बगल में खड़ी हो गई। उसने अंजलि के चेहरे की तरफ देखकर रोते हुए कहा, क्या सच में उनके साथ? कहते हुए वह खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर व्योम ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। व्योम की बात सुनकर चांद ने आंसू भरी आंखों से व्योम की तरफ देखते हुए पूछा, आप ठीक हैं? चांद के सवाल पर व्योम ने कुछ नहीं कहा, बस उसका चेहरा अपने सीने में छुपाकर उसके सिर को थपथपाने लगा। दूसरे हाथ से वह अंजलि की हथेली को सहला रहा था। कुछ ही देर में चांद शांत हो गई। उसने व्योम के चेहरे की तरफ देखा। वह भले ही शांत था, लेकिन चांद समझ पा रही थी कि इस वक्त उसके दिल और दिमाग में क्या तूफान मचा हुआ होगा। घर पर उसने अभी तक किसी को नहीं बताया था। दादी की हेल्थ की चिंता थी और विकास जी और विधि जी को अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं था। अध्याय भी रो रो कर अपनी हालत खराब कर चुका था। सब कुछ संभालने वाला व्योम अकेला था। चांद ने अपने दोनों हाथों से व्योम का चेहरा पकड़कर उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, आप ठीक हैं? पहली बार फिर से किसी ने व्योम से यह सवाल पूछा था। अपनी बहन की हालत देखने के बाद उसने सब कुछ तो संभाल लिया था, लेकिन उसे संभालने के लिए उसके पास कोई भी नहीं था। चांद के सवाल पर व्योम ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखने लगा। चांद ने धीरे से उसके माथे को चूमते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। चांद की बात सुनकर व्योम की आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर गिर गई। शायद सालों के बाद उसकी आंखों में आंसू आए थे, केवल अपनी बहन की हालत देखकर। चांद ने आगे बढ़कर उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम है ना, हम उसे संभाल लेंगे। व्योम ने मजबूती से चांद को गले लगाते हुए कहा, मैं बहुत बुरा भाई हूं ना। मैंने अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं सच में बहुत बुरा हूं। व्योम की आवाज में चांद दर्द महसूस कर सकती थी। उसने धीरे से कहा, नहीं, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। जो होने वाला होता है हम उसे नहीं टाल सकते हैं, और जो हो चुका होता है हम उसे नहीं बदल सकते, पर हम गुनहगारों को सजा दे सकते हैं। जिसने ये सब किया है उन्हें सजा दिला सकते हैं। एपिसोड 101। चांद की बात सुनकर व्योम ने कुछ नहीं कहा। उसने मजबूती से चांद को कमर से पकड़ रखा था और उसके सीने पर अपना सिर रखकर अपनी आंखें बंद की हुई थीं। कुछ देर बाद व्योम ने चांद पर अपनी पकड़ ढीली करके उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। व्योम की बात सुनकर चांद ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। इस वक्त आपको हमारी जरूरत है। व्योम ने थोड़े गुस्से से कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाकर आराम करो। इस बार व्योम ने काफी गुस्से से कहा था। उसकी बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसके झुके हुए चेहरे को देखकर व्योम ने इरिटेट होकर उसका चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसकी नीली आंखों में आंसुओं की बूंदें चमक रही थी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर व्योम ने कहा, क्यों रो रही हो? मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूं। प्लीज मुझे और इरिटेट मत करो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जाकर चुपचाप सो जाओ। व्योम की बात सुनकर चांद ने सिसकते हुए कहा, हम आपका ध्यान रखना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत है? आप भी तो हमारा ध्यान रखते हैं ना। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम आपका और अपनी नंद दोनों का ध्यान रखें? चांद की बात सुनकर व्योम के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने चांद के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारा फर्ज बनता है और तुम ध्यान भी रख सकती हो, पर इस वक्त तुम्हारी खुद की कंडीशन ठीक नहीं है। अगर तुम्हारी हेल्थ फिर से खराब हो गई तो मुझे अंजलि को छोड़कर तुम्हारे पास आना होगा, जो कि इस वक्त में नहीं कर सकता। तुम जाकर आराम करो, मेरे लिए तुम्हारी यही सबसे बड़ी हेल्प होगी। व्योम की बात सुनकर चांद ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप वहां से जाकर अपने वार्ड में पेट पर लेट गई। पर अब उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अंजलि का चेहरा याद आ रहा था। अंजलि के चेहरे के घाव याद आ रहे थे। उसने खुद से कहा, इसी तरह से तो हमारे गांव में भी उस लड़की की जान गई थी ना। उसके साथ साहूकार ने इसी तरह से जबरदस्ती की थी। सोचते हुए चांद की आंखों में आंसू आ गए। वो इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि अंजलि को कितनी तकलीफ हुई होगी। कुछ देर तक ये सब सोचने के बाद आखिर में दवाइयों के असर की वजह से चांद की आंख लग गई और वो बेड पर सुकून से सो गई। अंजलि के वार्ड में व्योम अभी भी कुर्सी पर बैठा हुआ था और अंजलि की तरफ ही देख रहा था। उसे डर था कि आधी रात को अंजलि उठकर फिर से घबराने न लगे,
इसलिए वह जगा हुआ था। दिन भर यहाँ से वहां घूमने के बाद, चांद की देखभाल की और अब अंजलि की केयर करने के बाद वह काफी थक चुका था, मेंटली भी और फिजिकली भी, पर फिर भी वह आराम नहीं कर सकता था। आधी रात तक जागने के बाद आखिर में उसकी आंख उसी तरह से बैठे बैठे लग गई। उसे सोकर मुश्किल से 1 या 2 घंटे हुए थे कि तभी उसे ऐसा लगा कि अंजलि की बॉडी कांप रही है और वह नींद में कुछ बड़बड़ा रही है। व्योम ने जल्दी से आंखें खोलकर देखा तो अंजलि पसीने से भीगी हुई थी और नींद में कुछ बुदबुदा रही थी। उसे इस तरह से नींद में कुछ बोलते हुए देखकर व्योम ने जल्दी से उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंजलि क्या हुआ है? अंजलि उठो, अंजलि उठो, कोई नहीं है, मैं हूं यहाँ पर, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। व्योम की आवाज सुनकर अंजलि ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही वह अजीब तरह से व्योम को देखने लगी। अगले ही पल वह चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई। इस वक्त सुबह सुबह के 3:30 बज रहे थे, जिस वजह से सभी लोग सुकून से सो रहे थे। अंजलि ने चिल्लाते हुए कहा, वह लोग, भाई, वो लोग आ जाएंगे, भाई, उन्होंने मुझे बहुत मारा, भाई, वो लोग आ जाएंगे। कहते हुए अंजलि अजीब तरह से दीवारों को देखकर कुछ रिएक्ट कर रही थी। व्योम उसकी हालत समझ पा रहा था। उसने अंजलि को खींचकर अपने सीने से लगाकर शांत करते हुए कहा, कोई नहीं है, तुम्हारा भाई है न यहाँ पर, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं किसी को कुछ करना ही नहीं दूंगा। व्योम की बात सुनकर अंजलि ने उसे दूर करते हुए कहा, नहीं भाई, वो यहाँ पर है, वह देखो, वह मेरी तरफ आ रहा है, भाई, मुझे बचा लो, भाई, मुझे बचा लो, भाई, वो बहुत बुरा है, भाई, वो बहुत बुरा है। कहते हुए अंजलि लगातार घबराते हुए कुछ न कुछ बोलते हुए यहाँ वहां इशारे कर रही थी। व्योम ने खींचकर अंजलि को अपने सीने से लगाते हुए कहा, कोई नहीं है, मैंने सबको मार दिया, मैंने सबको मार दिया। व्योम की बात सुनकर अंजलि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, आपने सबको मार दिया? आपने सबको कैसे मार दिया? नहीं, वह यहीं पर है, भाई, वह यहीं पर है। कहते हुए अंजलि व्योम से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। व्योम को भी इस वक्त अपनी बहन की हालत देखकर उन लोगों को दोबारा जिंदा करके मारने का दिल कर रहा था, पर अब वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने उन लोगों को इतनी दर्दनाक मौत दी थी कि कोई ऐसी मौत सपने में भी नहीं सोच सकता। वो लोग तड़प तड़प कर वहीं मर गए थे क्योंकि उन्हें ट्रीटमेंट ही नहीं मिला था। व्योम ने उनकी बॉडी को भी अंतिम संस्कार नहीं देने दिया था, बल्कि उसने उनकी बॉडी को जंगल में फेंकने के लिए कह दिया था, ताकि कोई जंगली जानवर उनकी बॉडी को खाकर अपना पेट भर सके। काफी देर तक रोने के बाद आखिर में अंजलि शांत हो गई। व्योम ने देखा तो अंजलि उससे लिपटकर धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। व्योम ने प्यार से कहा, अंजलि बच्चा, तुम ठीक हो ना? व्योम के सवाल पर अंजलि ने कुछ नहीं कहा। व्योम ने प्यार से उसके माथे को चूमा और कहा, अंजलि मेरी तरफ देखो। अंजलि ने भी उनकी तरफ देखकर धीरे से कहा, भाई, वह तीनों छुपे हुए हैं, आपसे डरकर आप यहां से मत जाना, वरना वह तीनों फिर से आ जाएंगे, भाई, बहुत दर्द होता है। अंजलि की बात सुनकर व्योम की पकड़ अंजलि पर मजबूत हो गई। इस वक्त वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह चाहता था कि अंजलि रोकर अपने दर्द को बाहर निकाले, पर अंजलि अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी। व्योम ने डिसाइड कर लिया था कि वो अंजलि को साइकेट्रिस्ट के पास दिखाएगा ताकि अंजलि फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो सके। कुछ देर बाद धीरे धीरे कुछ बोलते बोलते अंजलि दोबारा सो चुकी थी। व्योम ने उसे मजबूती से अपने सीने से लगाकर रखा हुआ था। उसे डर था कि अगर उसने अंजलि को फिर से अकेले लिटाया तो दोबारा वो इस तरह से रिएक्ट करेगी। सुबह के 7 बजे अध्याय जब अंजलि के वार्ड में आया तो उसका ध्यान व्योम और अंजलि पर गया। अध्याय ने देखा कि व्योम ने अंजलि को मजबूती से अपनी बाहों में भर रखा था और उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। अंजलि भी अपने दोनों हाथों को मजबूती से व्योम से लिपटाकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर सो रही थी। उन दोनों को देखकर अध्याय की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने व्योम के पास आकर धीरे से कहा, भाई, क्या अंजलि को होश आया था? अध्याय की आवाज सुनकर व्योम ने बस अपना सिर हिला दिया और अंजलि को बेड पर लिटाकर उठकर खड़ा हो गया। रात भर एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से उसकी बॉडी अकड़ गई थी। उसने अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच किया और अध्याय की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहीं पर बैठो, मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूं। व्योम की बात सुनकर अध्याय ने उसके पास आते हुए कहा, भाई, प्लीज थोड़ी देर के लिए सो जाओ, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। अध्याय की बात सुनकर व्योम ने कुछ नहीं कहा और वहां से चांद के वार्ड में आ गया। अध्याय अंजलि के पास बैठ गया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। व्योम ने वार्ड में आकर देखा तो चांद उठकर बैठी हुई थी। उसे इतनी जल्दी उठते हुए देखकर व्योम को हैरानी नहीं हुई।
क्योंकि उसने देखा था पिछले कुछ दिनों में चांद जल्दी सोकर उठ जाती थी। दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। दरवाजे से व्योम को देखकर वो जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई और व्योम के पास आ गई। उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, अंजलि दीदी कैसी है? क्या उन्हें होश आया था? वह ठीक है ना? और क्या आप रात भर सोए नहीं? चांद ने व्योम के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। हालांकि उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं थे, पर उसकी आंखों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कितना थका हुआ है। व्योम ने कुछ नहीं कहा। चांद ने व्योम के हाथों को पकड़ते हुए कहा, हमारे साथ चलिए। व्योम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूं। उसकी बात सुनकर चांद ने थोड़े गुस्से से कहा, हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? हमने कहा ना, हमारे साथ चलो। कहते हुए चांद अपने छोटे से हाथ से व्योम को खींचने की कोशिश करने लगी। पूरी ताकत लगाकर भी वो उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाए। आखिर में उसने उदासी भरी आवाज में कहा, हमारी बात सुनते क्यों नहीं हो आप? कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर व्योम ने कहा, ठीक है, बताओ क्या करना है? चांद ने कहा, हमारे साथ आओ। कहते हुए इस बार फिर से व्योम के हाथ को खींचा। व्योम ने इस बार चांद के साथ चलना ही ठीक समझा। चांद उसे लेकर बेड के पास आ गई और खुद बेड पर जाकर बैठ गई। व्योम कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था। चांद ने कहा, यहां पर बैठिए, हमारे पास। व्योम ने एक नजर चांद की तरफ देखा, जो आलती पालती मारकर बेड पर बैठी हुई थी। व्योम खुद उसके बगल में बैठ गया। चांद ने व्योम के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, हमारी गोद में सिर रखकर लेट जाओ। चांद की बात सुनकर व्योम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। चांद ने छोटा सा चेहरा बनाते हुए कहा, आप हमारी बात सुनते क्यों नहीं हो? हमने कहा लेट जाओ। कहते हुए उसने जबरदस्ती व्योम का चेहरा पकड़कर अपनी गोद में रख लिया। व्योम सावित्री जी के बाद पहली बार किसी लड़की की गोद में अपना सिर रखकर लेट रहा था। चांद ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आप इस तरह से अपनी तबीयत को खराब नहीं कर सकते। अगर आप बीमार पड़ गए तो अंजलि दीदी, अध्याय भैया, दादी माँ, पापा जी और माँ जी को कौन संभालेगा? आपको खुद की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, क्योंकि जब आप ठीक होंगे तभी आप सबको ठीक कर पाएंगे। चांद प्यार से व्योम के सिर पर हाथ फेरते हुए बातें कर रही थी। व्योम, जो कि सच में मानसिक और शारीरिक रूप से काफी थका हुआ था, चांद की गोद में सिर रखते ही उसे एक सुकून मिला। उसने चांद की कमर के चारों ओर अपने दोनों हाथों को लपेट लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में चांद को उसकी गर्म सांसें अपनी कमर पर महसूस हो रही थी, जो कि उसके पेट में गुदगुदी करने के लिए काफी थी। उसने अपने होठों को चबाते हुए सोचा, यह क्या हो रहा है? चांद ने व्योम के चेहरे की तरफ देखा, जो सोते हुए काफी मासूम और प्यारा लग रहा था। चांद ने झुककर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम हर मुसीबत में आपके साथ हैं। कहते हुए उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। आज उसके पीरियड्स का तीसरा दिन था और उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। व्योम को सोए हुए 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था, पर उसकी आंखें नहीं खुली थी। उसकी आंखें ना खुल जाएं, इसलिए चांद भी उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। पर अब एक ही पोजीशन में बैठे बैठे उसे अपनी कमर में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो व्योम के लिए इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ अग्निहोत्री मैंशन में सावित्री जी लिविंग रूम में बैठी हुई थी और खुद से कह रही थी, 3 दिन हो गए, पता नहीं अंजलि कहाँ चली गई, और कल से अध्याय और व्योम भी गायब है, पता नहीं ये सब कहाँ चले गए। सावित्री जी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उनका ध्यान दरवाजे से अंदर आ रही विधि पर गया, जिन्होंने इस वक्त बेहद शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और चेहरे पर भारी मेकअप किया हुआ था। विधि को देखते ही सावित्री जी ने गुस्से से कहा, कौन सी मनहूस खड़ी है? जब मेरे बेटे को इस चुड़ैल से प्यार हुआ था तो दुनिया की लड़कियां मर गई थी, उसे भूतनी से प्यार हुआ? सावित्री जी को विधि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गुस्से से अंदर आती विधि की तरफ देखते हुए कहा, आ गई आयाशी करके, खुद के बच्चों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिए या मरे। सावित्री जी की बात सुनकर विधि ने मुंह बनाते हुए कहा, वे बच्चे नहीं हैं माँ, वे अपना ध्यान रख सकते हैं, आप प्लीज मुझे इरिटेट मत कीजिए। कहते हुए विधि वहां से ऊपर चली गई। एपिसोड 102। विधि जी की बात सुनकर सावित्री जी ने गुस्से से कहा, तुम्हारे जैसी औरत हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। इंसानियत है या नहीं तुम्हारे अंदर? अगर दूसरों के बच्चे भी 2-3 दिन तक घर से गायब रहे तो पड़ोसियों को भी फिक्र होने लगती है, पर तुम्हारे जैसी नालायक औरत हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी।
तुम्हारे तीनों बच्चे जिन्हें तुमने खुद जन्म दिया है गायब हैं और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तुम्हारे 2 तो बेटे हैं, पर बेटी से भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि आजकल क्या हो रहा है। एक बार भी तुमने कॉल करके पूछा कि वो कहाँ है, वो सच में अपने दोस्तों के साथ है भी या नहीं, और अगर अपने दोस्तों के साथ है तो कहाँ है, कब तक घर वापस आएगी, कुछ पूछा? सावित्री जी की बात सुनकर विधि जी, जो कि सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, उनके कदम वहीं पर रुक गए। उन्होंने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, आप मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है माँ? मैंने अपने बच्चों को खुली जिंदगी जीने की इजाजत दी है, वो जैसे चाहे जी सकते हैं, और वैसे भी आजकल के बच्चे माँ बाप की कहाँ सुनते हैं, जो मेरी सुनेंगे। विधि जी की बात सुनकर सावित्री जी ने अपनी आंखों को बंद करके खुशी से कहा, तुम हमारे सामने से चली जाओ, वरना सच में हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा। सावित्री जी की बात सुनकर विधि जी ने मुंह बनाते हुए कहा, आपके मुंह से कभी सही निकलता है, जब भी बोलती हो जहर उगलती हो। आप मेरे लिए तो आपके मुंह में जहर भरा हुआ है। कहते हुए विधि जी वहां से चली गई। उनके जाते ही सावित्री जी ने गुस्से से कहा, पता नहीं यह नालायक कहाँ रह गए, बस दुनिया में सिर्फ एक काम अच्छा किया है, इस चुड़ैल ने मेरे दोनों पौतों को पैदा करके। कहते हुए व्योम का नंबर डायल करने लगी, पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था, जिस वजह से कॉल नहीं उठा रहा था। आखिर में उन्होंने अध्याय का नंबर डायल किया। अध्याय, जो कि इस वक्त अस्पताल के वार्ड में अंजलि के बगल में बैठकर उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। मोबाइल की आवाज सुनकर उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर देखा। दादी का नंबर देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने खुद से कहा, कुछ तो बताना ही होगा, दादी परेशान हो रही होगी। सोचते हुए उसने अंजलि के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मोबाइल उठाकर इस वार्ड की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसने कॉल पिक करके धीरे से कहा, हेलो दादी माँ। दूसरी तरफ से सावित्री जी ने गुस्से से कहा, नालायक, कहाँ हो तुम? तुम्हारा भाई चांद और अंजलि चारों के चारों घर से गायब हो। क्या तुम लोगों को हमारी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है? हम तुम सबकी फिक्र में मरे जा रहे हैं, और तुम्हारी कुछ चुड़ैल माँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सच कह रहे हैं अध्याय, हम तुम्हारी माँ को जहर डालकर मार डालेंगे। सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय उन्हें शांत करते हुए कहा, दादी माँ शांत हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और मोम, उन्हें छोड़ दीजिए, उनसे कोई मतलब नहीं है हमें। कहते हुए अध्याय की आवाज में गुस्सा था। अध्याय की ऐसी आवाज सुनकर सावित्री जी ने कहा, क्या हुआ? क्या उस चुड़ैल ने तुम्हें भी कुछ कहा है? अध्याय ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, दादी माँ प्लीज, मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी। आप बताइए, आपने अपनी दवाइयाँ ली? सावित्री जी ने उदासी भरी आवाज में कहा, हमारा घर में मन ही नहीं लग रहा है। घर में तुम भी नहीं हो, व्योम भी नहीं है, चांद भी नहीं है, अंजलि भी नहीं है, विकास भी पता नहीं कहाँ चला गया, और इस चुड़ैल के साथ एक घर में तो हमें बिल्कुल नहीं रहना। इसलिए हम अपने दोस्त के घर जा रहे हैं। तुम सब लोग जब वापस आने वाले हो हमें बता देना। सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय ने कुछ सोचते हुए कहा, ओके दादी माँ, वैसे आप किसके घर जा रही हैं? मुझे बता दो ताकि मैं आपको लेने के लिए आ सकूं, और हम 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। अंजलि इस वक्त अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गई है दादी माँ, और भाई चांद भाभी को लेकर एक बिजनेस मीटिंग पर गए हैं। मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ क्योंकि उसकी फैमिली फॉरेन में रहती है। सॉरी, मुझे आपको बताने का वक्त नहीं मिला। अध्याय ने जो कुछ भी उसके दिमाग में आया सब कुछ जल्दी से बता दिया। सावित्री जी ने कहा, ठीक है, तुम अपने दोस्त का ध्यान रखो और अंजलि से एक बार हमारी बात करवा देना। पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। जब भी टीवी ऑन करते हैं कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है, इसलिए डर लगा रहता है। वैसे भी इस दुनिया में लड़कियों का सेफ रहना बहुत मुश्किल है। तुम्हें एक काम करो, अंजलि की सिक्योरिटी टाइट कर दो। वैसे भी यहाँ वहाँ भटकती रहती है, वो लड़की हमारी बात तो सुनेगी नहीं। सिक्योरिटी टाइट होगी तो हमें भी चिंता नहीं होगी। सावित्री जी की बात सुनकर अध्याय की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए कहा, ओके दादी माँ, मुझे जरूरी काम है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। कहते हुए अध्याय ने जल्दी से कॉल कट कर दिया क्योंकि अब वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कॉल कट करने के बाद उसने गहरी सांस लेकर अंजलि की तरफ देखा, जो कि अभी भी उसी तरह से बेजान सी बेड पर लेटी हुई थी। उसने अंजलि के पास आकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, दादी माँ को कितनी फिक्र हो रही है। अगर उन्हें पता चल गया तो वह कैसे संभालेंगे? खुद को नहीं, मैं उन्हें कुछ पता नहीं चलने दे सकता। डॉक्टर ने पहले ही उन्हें खुश रहने के लिए कहा है।
उनके लिए ये सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। वह अपनी दादी माँ को कुछ नहीं होने दे सकता। सोते हुए अध्याय वापस अंजलि के पास आकर बैठ गया। उसने अंजलि के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अंजलि उठ जाओ, और कितना सोना है तुम्हें, तुम तो जल्दी उठ जाती हो ना, उठो ना। कहते हुए अध्याय की आंख से एक आंसू की बूंद अंजलि के गाल पर गिर गई। अध्याय ने देखा कि अंजलि की उंगलियां हिल रही थी। उसने अंजलि के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अंजलि। अध्याय अपनी सांसों को संभाल कर बैठा हुआ था क्योंकि अंजलि धीरे धीरे होश में आ रही थी। अध्याय को डर लग रहा था कि कहीं होश में आने के बाद अंजलि पैनिक न करने लगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में लड़कियों के साथ यही सब कुछ होता था। अध्याय ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद किया हुआ था, तभी अंजलि ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने अपने आसपास देखा और धीरे से कहा, व्योम भाई, आप कहाँ चले गए? व्योम भाई। अध्याय ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, अंजलि, मैं हूं यहाँ पर, भाई फ्रेश होने के लिए गए हैं। कहते हुए अध्याय ने अंजलि को उठाकर बैठा दिया। अंजलि ने आसपास देखते हुए कहा, भाई क्यों चले गए? मैंने कहा था ना, वह लोग आ जाएंगे। वह कहाँ चले गए? भाई को बुलाओ, वह लोग आ जाएंगे। कहते हुए अंजलि ने अध्याय को मजबूती से पकड़ लिया। उसने अध्याय पर अपनी पकड़ काफी मजबूत की हुई थी और अध्याय ने अंजलि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई नहीं आएगा, तुम्हारा भाई है ना यहाँ पर, मैं किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को भी नहीं। अंजलि ने रोते हुए कहा, नहीं भाई, वह आ जाएंगे। वह तीनों बहुत बुरे हैं भाई, बहुत दर्द होता है भाई प्लीज मुझे बचा लो भाई, वह आ जाएंगे। कहते हुए अंजलि से सख्त हो गई। उसे रोते हुए देखकर अध्याय ने प्यार से कहा, कोई नहीं आएगा, मैं हूं ना, तुम्हारा भाई, बहुत स्ट्रांग हूं। तुम्हारा भाई उन सबको मार देगा, किसी को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। कहते हुए अध्याय अपने आंसू रोकने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अगर वह भी अंजलि के सामने रोने लगा तो वह अंजलि को कैसे संभालता। अध्याय की बात सुनकर अंजलि ने रोते हुए कहा, नहीं भाई, वह देखो वहां पर खड़े हैं, वह मुझ पर हंस रहे हैं भाई, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा भाई, उन्होंने कहा कि वह मुझे बर्बाद कर देंगे भाई, प्लीज बचा लो भाई, बच्चा को। कहते हुए अंजलि की पकड़ अध्याय पर मजबूत होती जा रही थी और घबराहट की वजह से उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। अध्याय ने अंजलि का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, अंजलि मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भाई है ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। अंजलि मेरी तरफ देखो। अंजलि ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद करके गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं भाई, मुझे बचा लो, वह मेरे पास आ रहे हैं भाई, वह देखो, वो मुझ पर हंस रहे हैं भाई, मुझे बचा लो भाई, प्लीज मुझे बचा लो। कहते हुए अंजलि जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर अध्याय ने साइड टेबल पर रखी हुई बेल को बजा दिया, जो कि डॉक्टर को बुलाने के लिए थी। उसने अंजलि को मजबूती से अपने गले से लगाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है अंजलि, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, अपने भाई पर भरोसा रखो अंजलि, कुछ नहीं होगा। कहते हुए अंजलि को शांत करने की कोशिश करने लगा। अंजलि ने अध्याय को हाथों से दूर करते हुए कहा, नहीं, आप उन लोगों को जाने के लिए कहो, वह छुपे हुए हैं, वह मेरे पास आ जाएंगे, उन्हें यहां से जाने के लिए कहो भाई। कहते हुए अंजलि जोर जोर से रोने लगी। वो चिल्लाते हुए बेड पर अपने हाथ पटक रही थी। उसे इस तरह से पैनिक करते हुए देखकर अध्याय को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अध्याय ने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर डॉक्टर। अब तक बैल की आवाज सुनकर आ चुके थे। उन्होंने जब अंजलि को दोबारा पैनिक होते हुए देखा तो उन्होंने अंजलि के पास आकर उसे संभालते हुए कहा, आप शांत हो जाइए, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर आप बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। किसी मेल डॉक्टर को अपने पास देखकर अंजलि ने चिल्लाते हुए कहा, भाई बचाओ, भाई बचाओ। कहते हुए अंजलि ने अध्याय को मजबूती से पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। अध्याय ने मेल डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, आप प्लीज यहां से बाहर जाइए, किसी भी फीमेल डॉक्टर को भेज दीजिए। अध्याय इस वक्त अपनी बहन की हालत नहीं देख पा रहा था। उसकी बहन कभी भी इस तरह से कमजोर नहीं थी। उन्होंने बचपन से अपनी बहन को लाड़ प्यार से बड़ा किया था, जिस वजह से वो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। पर अध्याय ने सोचा था कि उसकी बहन के साथ ये सब कुछ हो जाएगा। उसने अंजलि को शांत करते हुए कहा, वो चला गया, अंजलि शांत हो जाओ। अंजलि ने रोते हुए कहा, नहीं भाई, वह मेरे पास आ जाएगा भाई, बहुत दर्द होता है भाई, मैं मर जाऊंगी भाई, और यहां से जाने के लिए कहो भाई, मुझे डर लग रहा है भाई, प्लीज बचा लो।
कहते हुए अंजलि जोर जोर से रो रही थी। रोने की वजह से उसकी सांसें भी तेज हो चुकी थी। अब तक फीमेल डॉक्टर अंदर आ चुकी थी। अंजलि की हालत देखकर उसने जल्दी से अंजलि को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर बाद अंजलि बेहोश होकर अध्याय की बाहों में झूल रही थी। अध्याय अंजलि की हालत को नहीं देख पा रहा था। उसने डॉक्टर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, मेरी बहन कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगी? देखिए उसकी हालत। डॉक्टर ने अध्याय की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, इस हालत में पेशेंट की कंडीशन और खराब हो जाती है। अगर उन्होंने खुद को नहीं संभाला या आप लोगों ने उन्हें संभाला नहीं तो वह मेंटली अनस्टेबल हो सकती है। इस तरह से बार बार हाइपर होना, पैनिक अटैक आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए प्लीज इन्हें संभालिए। इन्हें यकीन दिलाए कि जो कुछ भी हुआ है वह बदल नहीं सकता, पर अभी इन्हें खुद को संभालना होगा। इन्हें होश में लाइए। इस तरह से ये किसी को इल्यूज नहीं कर सकती। ये दीवारों की तरफ इशारा करके किसी को इमेजिन कर रही है। इस तरह से इनका दिमाग काम करना बंद कर देगा। हमें साइकेट्रिस्ट से बात करनी चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर अध्याय ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, जो करना है कीजिए, बस मुझे मेरी बहन पहले की तरह ठीक चाहिए। कहते हुए अध्याय ने अपने आंसू साफ किया और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां से जा चुके थे। चांद के वार्ड में अभी भी व्योम चांद की गोद में अपना सिर रखकर सुकून से सो रहा था। चांद उसे सोने देना चाहती थी ताकि वो खुद को रिलैक्स महसूस कर सके। काफी देर के बाद उसकी आंख खुली। आंख खुलते ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो चांद की गोद में है। व्योम जल्दी से उठकर बैठ गया और उसने चांद की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था। उसने परेशानी भरी आवाज में चांद के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? चांद, जिसकी कमर बुरी तरह से अकड़ चुकी थी, ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहा, हम बिल्कुल ठीक है। चांद की बात सुनकर व्योम ने कहा, झूठ मत बोलो, मुझे बताओ, तुम्हें दर्द हो रहा है? चांद ने बस अपने होठों को चबा लिया और अपना चेहरा नीचे झुका लिया। गाइस, ये स्टोरी आगे तभी कंटिन्यू होगी जब इस पर 400 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, वरना आगे के एपिसोड नहीं आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।